आइए दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल किया आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हमने देख लिया था श्वसन क्या है, श्वसन के अंग और मानव श्वसन तंत्र। इसके बाद आज हम देखेंगे श्वसन की क्रिया विधि। श्वसन की क्रिया विधि है, सॉरी गतिविधि नहीं, क्रिया विधि। क्रिया विधि दो प्रकार का होता है श्वसन। एक है अंतः श्वसन, एक है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन को ही हम निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन, अंतः श्वसन यानी इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और बाह्य श्वसन एक्सपायरेशन। हम देखेंगे अंतः श्वसन क्या है और बाह्य श्वसन। इसके पहले हम देखेंगे श्वसन है, इसमें कितने प्रकार की मसल्स कार्य करती हैं, थोड़ी एक समझते हैं। श्वसन में 2 टाइप्स की मसल कार्य करती हैं, 2 टाइप्स ऑफ मसल्स। 2 प्रकार की मसल्स कार्य करती हैं। एक तो है क्या, डायफ्राम। एक है क्या, डायफ्राम, और एक क्या है, आईसीएम। आईसीएम इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स इसका हिंदी नाम है, इसका हिंदी नाम क्या है, अंतर पार्श्व पेशियां। अंतर पार्श्वक पेशियां जी है हमारी रिब्स, पसलियों के बीच होता है जी। कहाँ पर होता है जी, पसलियों के बीच होता है, पसलियों के बीच, पसलियों के बीच होता है क्या, आईसीएम। आईसीएम भी आगे 2 प्रकार का होता है। चलिए इधर समझते हैं। आईसीएम है, आईसीएम मसल्स 2 प्रकार की होती है। एक है ईआईसीएम, एक है आईआईसीएम। ईआईसीएम को बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। यानी जे है बाह्य अंतर पेशियां, जे है आंतरिक अंतर पार्श्व पेशियां। ठीक है, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें डायफ्राम के साथ केवल ईआईसीएम ही कार्य करता है, लेकिन जब हम बलपूर्वक सांस लेते हैं, बलपूर्वक श्वसन करते हैं, तो उसमें आईआईसीएम भी कार्य करता है। जी हमारे रिब्स, पसलियों के बीच में पाई जाती है आईसीएम। ये जानकारी दें कि जी आप नोट कर लीजिए। फिर अपन पढ़ रहे हैं अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन है। ठीक है दोस्तों, अब अंतः श्वसन पहले अपन देखेंगे। अंतः श्वसन को, अंतः श्वसन कब होगा, वायु है जब वातावरण में वायु का दाब, वातावरण में वायु का दाब है ये क्या है, अधिक होगा। और हमारे फेफड़े में फुफ्फुसिए, फेफड़ों में
वायु का दाब, फेफड़ों में वायु का दाब है जी कम होगा। तो वायु है जी बाहर से अंदर आएगी, हम श्वसन करेंगे वायु, क्योंकि क्या है हाई सांद्रता से हाई से लो की तरफ आती है, तो वातावरण में वायु का दाब ज्यादा है और हमारे फेफड़े में फुसफुसीय दाब है ये क्या है कम है, इसलिए वायु है ये बाहर से अंदर की तरफ आएगी और इसमें क्या होगा हमारे डायफ्राम का संकुचित होगा, डायफ्राम संकुचित होगा। डायफ्राम संकुचित होगा, ऐसे देखते हैं ये डायफ्राम है, डायफ्राम है जो वायु कहाँ आ रही बाहर से अंदर आ रही, तो डायफ्राम है, डायफ्राम अग्र-पश्च दिशा में हमारे फेफड़ों को ऊपर नीचे करता है, लेकिन अगल बगल में है जो जिप्स है जी अगल बगल में जब हम श्वसन करते हैं तो आगे पीछे भी होती हैं, तो इसमें ICM कार्य करते हैं। संकुचित डायफ्राम है ये संकुचित होगा, संकुचित होता है डायफ्राम। जिससे हमारे फेफड़े का आकार है इस दिशा में भी बढ़ जाएगा और इस दिशा में, तो इसका आयतन बढ़ गया तो वायुमंडलीय वायु है जो बाहर से अंदर आ जाएगी। जब हम श्वसन करते हैं तो हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े का आकार बढ़ गया यानी आयतन बढ़ गया, तो वायुमंडलीय वायु है जो बाहर से अंदर आ जाएगी। हम ऐसे समझते हैं जैसे मान लो एक जी कमरा है, 50 लोग का कमरा, इसमें हमने 500 लोग अंदर कर दिए, तो जी क्या करेंगे सब इसकी दीवार पर क्या दाब लगाएंगे, तो इसके दाब को कम करने के लिए यानी जे अंदर इतने सारे लोग हैं इनके दाब को कम करने के लिए क्या इसका आयतन बढ़ा दें तो इनका दाब कम हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बाहर वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, बाहर वायु का दाब ज्यादा है, फेफड़ों में कम है, तो फेफड़ों में वायु चाहिए तो इससे फेफड़ों का आयतन बढ़ा देते हैं, फुफ्फुसीय आयतन को बढ़ा देते हैं, जिससे डायफ्राम है जो संकुचित होता है और बाहर की वायु अंदर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बाह्य श्वसन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है बाह्य श्वसन या निःश्वसन। निःश्वसन, निःश्वसन है जी अंतः श्वसन का उल्टा है, यानी अंदर की वायु को बाहर निकालना है। फेफड़ों में वायु दाब क्या है ज्यादा हो गया तो इसे क्या निकालना है बाहर निकालना है, तो फिर क्या होगा डायफ्राम का शिथिलन। जी हमारे ऐसे डायफ्राम है तो इसका जी क्या होगा वापस डायफ्राम का शिथिलन होगा, तो नीचे आएगा डायफ्राम वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो जी अंदर की वायु है जी बाहर निकल जाएगी, अंदर जो CO2 है ठीक है वातावरण में आ जाएगी, क्योंकि अंदर क्या है वायु दाब ज्यादा है, फुफ्फुसीय दाब अंदर क्या है वातावरण, वातावरण में वायु दाब कम है और फुफ्फुसीय दाब क्या है हमारे फेफड़ों में वायु दाब क्या है ज्यादा है, तो जी अंदर से वायु है जो वातावरण में जाएगी। ठीक है, इसलिए हमारे इसका क्या होगा डायफ्राम का क्या होगा शिथिलन होगा, या अपनी वापस उसी स्थिति में आ जाएगा, इसके आयतन इसका कम हो जाएगा और अंदर की वायु है जो बाहर चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमने देख लिया श्वसन की क्रिया विधि, अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन। श्वसन है मनुष्य, सामान्य मनुष्य प्रति मिनट है, प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है।
12 से 16 बार श्वसन करता है। और श्वसन की आयतन को हम किसकी सहायता से मापते हैं? आयतन का मापन ये स्पाइरोमीटर की सहायता से। प्रति मिनट मनुष्य 12 से 16 बार श्वसन करता है। और आयतन है, आयतन का मापन है किसकी सहायता से मापते हैं? स्पाइरोमीटर की सहायता से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। इसे आप नोट करिए। चलिए अब हम देखेंगे श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं। इसमें क्या है? श्वसन संबंधी आयतन में सबसे पहले आएगा ज्वारीय आयतन। ज्वारीय आयतन क्या है? जब हम सामान्य श्वसन लेते हैं यानी नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग के समय हम 500 ml वायु अंदर करते हैं और 500 ml वायु है ये बाहर निकालते हैं सामान्य श्वसन के द्वारा। इसे ज्वारीय आयतन नहीं, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml प्रति मिनट। और प्रति मिनट कितना हो जाएगा? प्रति मिनट है यह है 6000 से 8000 ml हो जाएगा। प्रति मिनट कितना होता है? 6000 से 8000 ml होता है। एक बार में हम नॉर्मल श्वसन के समय 500 ml वायु अंदर लेते हैं, 500 ml वायु बाहर छोड़ते हैं। लेकिन प्रति मिनट 6000 से 8000 ml होता है ज्वारीय आयतन। अब अंतर श्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV कितना होता है? यानी नॉर्मल लेते हैं 500 ml, लेकिन जब बलपूर्वक श्वसन करते हैं, बलपूर्वक सांस लेते हैं तो इसमें कितना हो जाता है? 2500 से 3000 ml होती है। अंतर श्वसन सुरक्षित आयतन IRV कितना होता है? 2500 से 3000 जब हम बलपूर्वक अंतर श्वसन करते हैं। और निःश्वसन सुरक्षित आयतन, निःश्वसन सुरक्षित आयतन है ERV कितना होता है? जब बलपूर्वक सांस को बाहर निकालते हैं, जब बलपूर्वक सांस को बाहर निकालते हैं 1000 से 1100 ml होता है। कितना? 1000 से 1100 ml। अवशिष्ट आयतन यानी बलपूर्वक निःश्वसन के बाद जो हमारे फेफड़ों में शेष वायु बचती है वह कितना है? 1100 से 1200 ml होता है। 1100 से 1200 ml। आयतन 4 प्रकार के आयतन हैं। कितने हैं? 4 आयतन है और क्षमता है 5। कौन? ज्वारीय आयतन है टाइडल वॉल्यूम TB कितना होता है? 500 ml। जब हम सामान्य श्वसन करते हैं तो 500 ml वायु अंदर लेते हैं, 500 ml वायु बाहर निकालते हैं। IRV कितना होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम बलपूर्वक सांस लेते हैं तो ये होती है 2500 से 3000। तो जब बलपूर्वक सांस बाहर निकालते हैं तो ये है 1000 से 1100 ml ERV। और RV हमारे फेफड़ों में कितनी वायु रिजर्व रहती है? जी 1100 से 1200 ml हमेशा जी रिजर्व रहती है। अब हम देखेंगे क्षमताएं। क्षमताएं 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले अंतर श्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC। अंतर श्वसन क्षमता कितनी? नॉर्मल कितनी लेते हैं? 500 ml, लेकिन जब बलपूर्वक लेते हैं तो 2500 से 3000 और लेते हैं। तो इसमें अंतर श्वसन क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी? TB प्लस IRV, मतलब नॉर्मल श्वसन और बलपूर्वक, ये आ जाएगा अंतर श्वसन क्षमता। अब निःश्वसन क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी EC आ जाएगी कितनी? TB। नॉर्मल हम इतना निःश्वसन करते हैं, लेकिन जब बलपूर्वक करेंगे तो उसमें ERV और ऐड हो जाएगा, तो EC बराबर हो जाएगा TB प्लस ERV। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता में क्या आ जाएगा? निःश्वसन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होता है इसमें। FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ERV प्लस RV सम्मिलित होता है। जैव क्षमता, जैव क्षमता कितनी होती है? वाइटल कैपेसिटी, इसमें TB सम्मिलित होती है यानी टाइडल वॉल्यूम, IRV और ERV। जितनी हम सांस लेते हैं, फिर जितनी हम बलपूर्वक सांस लेते हैं बलपूर्वक निःश्वसन करते हैं, जैव क्षमता है जी हमारी। अब फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC कितनी होती है? इतनी सांस हम अंतर मतलब सामान्य श्वसन हो गया, बलपूर्वक अंतर श्वसन और बलपूर्वक निःश्वसन, और टोटल फेफड़ों में इतनी शेष रहती है जी है TLC। TLC कितनी है?
टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी प्लस आरबी, ये आ जाएगा हमारा टीएलसी में, यानी फेफड़ों की कुल क्षमता। फेफड़ों की कुल क्षमता होती है जी, हम इतनी सांस श्वसन कर सकते हैं, नॉर्मल श्वसन, बलपूर्वक श्वसन, बलपूर्वक निःश्वसन, और आरबी यानी फेफड़ों में जो रिजर्व रहती है वो हो आरबी। ठीक है दोस्तों, ये है आयतन और क्षमताएं। और आयतन को जो हमने स्पाइरोमीटर की सहायता से मापते हैं, आयतन को इधर लिखने रहे, स्पाइरोमीटर मीटर की सहायता से मापते हैं। आयतन को स्पाइरोमीटर की सहायता से मापते हैं। 4 प्रकार की आयतन है, 5 प्रकार की क्षमताएं हैं। ठीक है, एक बार आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे गैसों के विनिमय के बारे में। गैसों के विनिमय के लिए एक्सचेंज ऑफ गैस, इसके 3 फैक्टर आते हैं। कितने? 3 फैक्टर काम करते हैं। कौन से? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, झिल्ली की मोटाई, सॉलिबिलिटी यानी घुलनशीलता, और आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में अपन देखेंगे कूपिका है, कूपिका के बाद इसके ऊपर क्या पाई जाती है? कूपिका भित्ति की सल्की उपकला। जी रक्त कोशिका है, तो रक्त के भित्ति है जी, रक्त भित्ति, रक्त कोशिका की अंतःकला, और इन दोनों के बीच में एक आधारीय झिल्ली पाई जाती है। इन सभी झिल्लियों की मोटाई है, यदि मोटाई, झिल्ली की मोटाई ज्यादा होगी तो गैसों का विनिमय कम होगा, और झिल्लियों की मोटाई कम होगी तो गैसों का विनिमय ज्यादा होगा। इन तीनों की मोटाई यदि 1 mm से कम होती है, यानी 1 मिलीमीटर से कम होती है तीनों झिल्ली की मोटाई। ठीक है, यह है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, झिल्ली की मोटाई। फिर है सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। CO2 है, ये 20 से 25 गुना ज्यादा घुलनशील होती है O2 की तुलना में। ज्यादा घुलनशील है इसकी तुलना में, O2 की तुलना में। CO2 है, ये 20 से 25 गुना ज्यादा घुलनशील है O2 की तुलना में। इसके बाद अपन मेन देखते हैं आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। वातावरण का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब है ये आंशिक दाब। वातावरण है, वातावरण का आंशिक दाब कितना है? वातावरण का दाब है 760 mmHg। वातावरण में ऑक्सीजन कितनी है? O2 21%। तो 760 का 21% कितना आ जाएगा? ये है 159 mmHg। मतलब वातावरण में ऑक्सीजन का दाब है 159, कूपिकाओं में कितनी है? 104। तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी। इसी प्रकार CO2 है, CO2 कितना है वातावरण? 0.03%। तो ये आ जाएगा इसका 0.3 mmHg। तो वातावरण में CO2 का दाब कितना है? 0.3। और हमारी कूपिकाओं में, फेफड़ों में कितना है? 40 आंशिक दाब। तो ये फेफड़ों से बाहर वातावरण में जाएगी। अब O2 है, ये बाहर से अंदर आ गई। इसके बाद रक्त में मिली तो ऑक्सीजनित रक्त हो गया। जहां पर रक्त में मिली तो पल्मोनरी वेन, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा ये कहाँ आएगी? बाएं आलंद में आएगी। ऑक्सीजनित रक्त है, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ? बाएं आलंद में आएगी। बाएं आलंद से बाएं निलय में, और बाएं निलय से पूरी बॉडी में जाएगी सिस्टेमेटिक धमनी के द्वारा, सिस्टेमिक धमनी के द्वारा ऊतकों तक जाएगी। इसके बाद ऊतकों में क्या होता है? ऑक्सीजन का ग्लूकोज टूटता है, तो इधर CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। CO2 का दाब हो जाएगा 45। CO2 कहाँ जाएगा? दाएं आलंद में, दाएं आलंद से दाएं निलय में, और इसके बाद यह है दाएं निलय से जाएगा कहाँ पर? रक्त के माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से
कूपिकाओं में, और कूपिकाओं में इसके बाद जाएगा वातावरण में, क्योंकि वातावरण में O2 का दाब, CO2 का दाब कम है और कूपिकाओं में ज़्यादा, इसलिए अंदर से बाहर की ओर इधर CO2 निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैस 3 प्रकार से है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, पहले कोश का झिल्ली की मोटाई, दूसरा है सॉल्युबिलिटी और तीसरा है आंशिक दाब, पार्शियल प्रेशर। इनमें सबसे मोस्ट है आंशिक दाब, आंशिक दाब को समझना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे गैसों का परिवहन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम देखेंगे गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन चाहे O2 हो या CO2, सभी का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। तो O2 का परिवहन, या तो O2 सीधे गाड़ी पर बैठ जाए या तैर कर जाते, यानी गाड़ी पर बैठ के सीधे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर, या प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में होता है। ये कैसा होता है, इसमें घुलनशील अवस्था में। O2 का परिवहन 2 प्रकार से होता है, एक तो हीमोग्लोबिन के साथ, एक होता है प्लाज्मा में घुलकर। हीमोग्लोबिन के साथ 97% O2 का परिवहन किसके साथ होता है, हीमोग्लोबिन के साथ, इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और 3% O2 का परिवहन प्लाज्मा के माध्यम से होता है घुलनशील अवस्था में। अब बताइए आप कि 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड है जी, कितने ml O2 का परिवहन करता है। 100 ml ब्लड 5 ml O2 को कहाँ, ऊतक तक पहुंचाता है, टिश्यू तक पहुंचाता है। ठीक है, 100 ml ब्लड है जी, 5 ml O2 को टिश्यू तक पहुंचा। लेकिन हम जब ज्यादा वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस अवस्था में है 15 ml O2 को टिश्यू तक पहुंचाता है। जब हम ज्यादा वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो 100 ml ब्लड है जी, 15 ml O2 को टिश्यू तक पहुंचाता है, टिश्यू तक पहुंचा देता है। और एक हीमोग्लोबिन के अणु कितने ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, 4 ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु है 4 O2 के साथ जुड़ता है, ये है O2 का परिवहन। O2 है, कूपिकाओं में O2 हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और टिश्यू में हीमोग्लोबिन से टूट जाता है। पहले कूपिका में है जी, रक्त हीमोग्लोबिन के साथ है, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, और ऊतकों में हीमोग्लोबिन से टूट जाएगा। अब CO2 का परिवहन, 3 प्रकार से होता है। CO2 का परिवहन है 3 प्रकार से होता है। 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के माध्यम से होता है। 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के माध्यम से होता है। 20 से 25% CO2 का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, और 7% CO2 का परिवहन है ये प्लाज्मा के द्वारा घुलनशील अवस्था में होता है। ठीक है, ये O2 का परिवहन और CO2 का परिवहन, इसे आप नोट करिए। चलिए अब हम देखेंगे श्वसन से होने वाले कुछ रोग। श्वसन से होने वाले रोग हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। क्रोनिक का मतलब होता है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे खराब होते हैं। मतलब एकदम से नहीं, ऐसे ही कि हमने सुबह धूम्रपान किया, शाम के हमारे फेफड़े खराब हो जाएं, नहीं, इसमें समय लगता है, कई महीनों से लेकर सालों तक का समय लगता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। और एक होता है ORD यानी ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसे बोलते हैं व्यावसायिक श्वसन रोग। ये होता है
फैक्ट्रियों में या बड़े बड़े उद्योगों के द्वारा ये रोग फैलता है। COPD के अंतर्गत कौन आते हैं? अस्थमा, एम्फाइसीमा। अस्थमा में क्या होता है? यह एक एलर्जी रोग है। अस्थमा क्या है? एक एलर्जी रोग है। इसमें श्वसनी और श्वसनिकाओं, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है, जिससे हमें सांस लेने में क्या होती है? कठिनाई होती है। और एम्फाइसीमा में या वातस्फीति, इसमें कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। जब कूपिका भित्ति क्षतिग्रस्त होगी तो गैसों का आदान प्रदान कम हो जाएगा। कूपिकाओं में गैसों का आदान प्रदान है ये कम हो जाएगा। और धूम्रपान इसका मुख्य कारण है। और व्यावसायिक श्वसन रोग में कौन है? लंग्स फाइब्रोसिस है। रेशे ऊतक जमा हो जाते हैं। जब हम कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर पतले मतलब धागों का काम होता है, कपड़ा फैक्ट्री में, तो धीरे धीरे श्वसन के माध्यम से वो रेशे हमारे फेफड़ों में जाते हैं और रेशे ऊतक जमा हो जाते हैं। एक है एस्बेस्टोसिस, यानी कि कोयले की खदानों से जो धूल धुआं कण निकलते हैं, पतली मतलब वो निकलती है, घिसाई के दौरान कण निकलते हैं, ये होता है एस्बेस्टोसिस, कोयले की खदानों से होता है। और सिलिकोसिस होता है पत्थर की घिसाई के कारण जो कण निकलते हैं, पतले कण, ये फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, इससे सिलिकोसिस बीमारी होती है। तो इन सभी का उपाय है, मुख्य उपाय है कि हमें मास्क लगाना चाहिए। इन सभी के बचाव के लिए मुख्य उपाय है कि मास्क महत्वपूर्ण है। बचाव, मुख आवरण, या तो मुख को ढकना चाहिए मास्क के द्वारा, मुख आवरण या मास्क का प्रयोग करना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हैं हमारे श्वसन से होने वाले रोग। चलिए, इसके बाद एक और है कि श्वसन का नियमन कैसे होता है। तो श्वसन का नियमन है जी मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लंगेटा के द्वारा होता है। ठीक है, बाकी ये हमारा श्वसन वाला चैप्टर समाप्त हो गया है। कल हम पढ़ेंगे परिसंचरण वाला, हृदय वाला पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।